तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अकाउंट्स, और हम लोग शुरू कर रहे हैं अकाउंट्स को बहुत ही अच्छे चैप्टर के साथ, जो है ब्रांच अकाउंट। जो बच्चे फाउंडेशन पास करके आए हैं, हम मानते हैं कि उनके पास अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज है ना। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्या बोलो, ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट एक बढ़िया चैप्टर है बाबू, तो सब लोग को ध्यान देना चाहिए, खूब अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है ये। ब्रांच अकाउंट, सबसे पहले ये कि ब्रांच का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों। कोई भी बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस का एक्सटेंशन हो, उसके बिजनेस का क्या हो, विस्तार हो। तो अब कहीं एक ही जगह बिजनेस है तो वहीं के कस्टमर उसके पास आ रहे हैं, लेकिन कहीं और भी जगह वो अपना ब्रांचेस खोलता है, वहां के भी लोकल कस्टमर जुड़ जाते हैं। तो अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना है तो आपको क्या करना चाहिए, बोलो, ब्रांच खोलना चाहिए। ये एक जनरल बात है। ब्रांच दो तरह का होता है। ब्रांच कितने तरह का होता है, बोल बाबू, दो तरह का होता है। ठीक है, तुम बाबू फोकस करो। हेलो बाबू, आ गया, आ गया ये। ब्रांच दो तरह का होता है। एक होता है इनलैंड ब्रांच, और एक होता है फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच और दूसरा क्या होता है, बोलो बाबू, फॉरेन ब्रांच। ब्रांच दो तरह का होता है, इनलैंड ब्रांच और क्या होता है, बोलो, फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच किसको कहते हैं, जो इंडियन बाउंड्रीज के अंदर है, जो इंडिया का बाउंड्री जमीन पर भी है और समुद्र में भी है। समुद्र में भी नॉटिकल माइल्स में डिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो अगर कोई समुद्र में भी जो इंडियन बाउंड्रीज के अंदर है उसमें जाके ब्रांचेस खोलता है तो उसको क्या कहेंगे, बोलो, इनलैंड ब्रांच। जो भारत, जो इंडिया के अंदर खोला वो क्या हो गया, इनलैंड ब्रांच। और जो ब्रांच इंडिया से बाहर है वो क्या हो गया, बोलो, फॉरेन ब्रांच हो गया। ठीक है, नॉर्मल बात है ये। अब इनलैंड ब्रांच भी दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, बोलो, दो तरह का होता है। एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच। एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच यहाँ ज्यादा दिक्कत होगा ना, इधर इधर सबके बैठो, यहाँ ज्यादा दिक्कत, एक आध बेंच पीछे भी जा सकते हो, ठीक है। पीछे, बहुत पीछे मत बैठा करो। डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट। तो इनलैंड ब्रांच जो इंडिया के अंदर का ब्रांचेज है, जो इंडियन बाउंड्रीज के अंदर है, इंडियन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर है, उस बाउंड्रीज में उसको इनलैंड ब्रांच कहेंगे। जो इंडिया से बाहर है उसको क्या कहेंगे, बोलो बाबू, फॉरेन ब्रांच कहेंगे। ठीक है। इनलैंड ब्रांच होता है दो टाइप का, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। ये बच्चे टाइम का क्या, अरे नहीं नहीं नहीं, बच्चों जैसा बिहेव मत करो। क्लास का टाइम लेट आने का मतलब समझती हो तुम, मेरा मेरा इज्जत नहीं रख रहे हो। तो कल से हम गेट लगाएंगे, ग्रुप पे लिंक नहीं भेजेंगे। हमको मूड गरमा रहा है कि जो सच में ऑनलाइन वाला है उसी को लिंक भेजें आप। इसलिए टाइम का वैल्यू करो। कल से 9 बजे होगा। हम कुछ ज्यादा पंक्चुअल हैं, अब हैं तो हैं, क्या करें हम। एक सुबह हमें ही 10 मिनट लेट हो जाता है, एक बार आ जाए तो उसके बाद तो हम अगर 5 बजे बोल दिए तो 5:01 में लिंक भेजते हैं। है कि हम ही नहीं रहे तो हम टाइम पर ज्ञान क्या देंगे। हम ही मान लो लेट सेट आवे, खूब लेट आवे, इसलिए सुबह वाला बैच में ज्ञान नहीं देते हैं टाइम पे ज्यादा क्योंकि उससे हम लेट हो जाते हैं, लेकिन बाद में हम पंक्चुअल होते हैं तो हम ज्ञान दे सकते हैं।
डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच, सुनिएगा ध्यान से। तो इंडिया के अंदर अगर ब्रांचेज आप खोलते हैं तो आपका हो सकता है दो तरह का ब्रांच हो, एक डिपेंडेंट ब्रांच, दूसरा इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच किसको कहते हैं? मान लो हम लोग का हेड ऑफिस है पटना में, हम लोग का एक बिजनेस है, हम लोग कोई सामान खरीदते बेचते हैं, उसका हेड ऑफिस कहाँ है बोलो? पटना में, ठीक है। या चलो दिल्ली करते हैं, दिल्ली में हेड ऑफिस कहाँ है बोलो? दिल्ली में। उसका ब्रांच है पटना में, कहाँ है ब्रांच? कहाँ है बोलो? पटना में। पटना ब्रांच अपने पास फुल सिस्टम ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता है। पटना ब्रांच अपने पास फुल सिस्टम ऑफ अकाउंट मेंटेन, थोड़ा बहुत कैशबुक वगैरह बनाया और सारा इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस को दे दिया, हेड ऑफिस ही पटना ब्रांच के लिए अकाउंट बनाया। समझ में आ रहा है सिचुएशन? तो जब ब्रांच अपने फुल सिस्टम ऑफ अकाउंट को मेंटेन ना करे और अपने अकाउंट के लिए हेड ऑफिस पर डिपेंड हो तो उसको डिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। जब ब्रांच फुल सिस्टम ऑफ अकाउंट अपने पास मेंटेन करे, मतलब वो खुद का ट्रेडिंग पीएल भी बना ले, अपना प्रॉफिट खुद निकाल ले, तो उसको क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट ब्रांच कहेंगे। साधारण सी बात है, ज्यादा टेंशन वाला बात तो है ही नहीं, बोलो हाँ या ना। तो डिपेंडेंट ब्रांच किसको कहेंगे? जो ब्रांच फुल सिस्टम ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, जो अकाउंट के लिए हेड ऑफिस पर डिपेंड होता है। जैसे पटना ब्रांच है, अपना अकाउंट खुद मेंटेन नहीं करता है, वो डिपेंड करता है अपने अकाउंट के लिए किस पर? हेड ऑफिस पर। तो क्या हो गया बोलो? डिपेंडेंट ब्रांच हो गया पटना। अब मान लो एक ब्रांच है लखनऊ, लखनऊ में जो ब्रांच है वो अपना फुल सिस्टम ऑफ अकाउंट खुद मेंटेन करता है, अपना सारा अकाउंट वगैरह सब कुछ प्रॉपर मेंटेन करता है, अपना ट्रेडिंग पीएल ये सब बना लेता है, तो क्या कहेंगे उसको बोलो? इंडिपेंडेंट ब्रांच। ओके जी। तो डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच, मामला समझ में आ रहा है जी? हम लोग पहले डिपेंडेंट ब्रांच के बुक में अकाउंट करना सीखेंगे, फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच में सीखेंगे। फॉरेन ब्रांच अगर नए बुक में इंक्लूड हुआ होगा तो फॉरेन ब्रांच भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ना होता था बाबू, अभी से सिलेबस, इधर से सिलेबस हटा दिया था, अब नया सिलेबस हम देखे नहीं अभी एग्जैक्ट चैप्टर वाइज, शायद अगर जुड़ा हो तो अच्छी बात है। डिपेंडेंट ब्रांच, इसमें क्या लिखेंगे? फुल सिस्टम ऑफ अकाउंट नोट मेंटेन्ड बाय ब्रांच। जो ब्रांच फुल सिस्टम ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता हो, डिपेंडेंट ब्रांच। फुल सिस्टम ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय ब्रांच, वो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट ब्रांच, जो अपना खुद सारा अकाउंट वगैरह मेंटेन करता है। तो जो खुद मेंटेन करता है इंडिपेंडेंट, जो अकाउंट के लिए हेड ऑफिस पर डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट। क्लियर है बच्चों? जो ऑनलाइन प्रेजेंट होते हैं मैसेज जरूर करें। तो हम लोग पहले क्या पढ़ने जाएंगे बोलो? डिपेंडेंट ब्रांच। तो डिपेंडेंट ब्रांच का जो हम लोग अकाउंट करते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच का जो हम लोग अकाउंट करते हैं उसमें 4 तरीका है। कितना तरीका है बोलो बाबू? 4 तरीका के थ्रू, 4 मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं बोलो? डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंट करते हैं। 4 मेथड में सबसे पहला मेथड है डेटर मेथड। क्या है बोल बाबू? डेटर मेथड। दूसरा है हमारा स्टॉक एंड डेटर मेथड। क्या है बोलो? स्टॉक एंड डेटर मेथड। तीसरा है फाइनल अकाउंट मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड। चौथा है रिटेल ब्रांच, रिटेल ब्रांच मेथड। इन 4 मेथड के थ्रू हम लोग सीखेंगे डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग करना। कितना मेथड के थ्रू बोलो? 4 मेथड के थ्रू सीखेंगे। मेन इसमें ये है तीनों, ये चर्चा भी अब शायद किताब में नहीं करता है, एक्चुअली वो अलग है ही नहीं, वो यही है,
थोड़ा सा एक बात को लेके अलग होता है, कैटलॉग प्राइस दे देता है उसमें बस, और कुछ अलग नहीं। तो डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड, और चौथा क्या है बोलो, रिटेल ब्रांच मेथड। इन 4 मेथड के थ्रू किस ब्रांच का, तो ध्यान नहीं है तुम्हारा, है ना, तुम बाहर घूमने मत जाओ लोग के साथ। तो डिपेंडेंट ब्रांच में कितना मेथड, 4। पहला, देखो जब तक सिस्टमैटिक तुम एक डायरेक्शन में नहीं बढ़ोगे ना बाबू, तो तुम बाद में सीरियस होगे ना, फायदा नहीं मिलेगा। हमेशा टॉपिक में सीरियसली स्टेप वाइज स्टेप होना चाहिए। बच्चा ऊपर देखा नहीं, अब यहां से सीरियस होगा, मिसमैच कर गया, फिर होगा नहीं, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि एकदम सिस्टमैटिक चले। तो सिस्टमैटिक में हम लोग चल रहे हैं, और हम लोग क्या देखने जा रहे हैं बोलो बाबू, डेटर मेथड। तो डिपेंडेंट ब्रांच में पहला मेथड सीखने जा रहे हैं, किसका बोले, डेटर मेथड। कौन सा मेथड, डेटर मेथड, ठीक है। एक बात फिर दिमाग में सेट कीजिए कि डिपेंडेंट ब्रांच अपना अकाउंट मेंटेन नहीं करता है। डिपेंडेंट ब्रांच अपना अकाउंट मेंटेन नहीं करता है। तो डिपेंडेंट ब्रांच का जो अकाउंट मेंटेन करता है वो हेड ऑफिस। तो हम लोग इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस करेंगे, बोलो हाँ या ना। जो अकाउंट बनाता है उसका अकाउंटिंग बुक हुआ ना, इन द बुक ऑफ ब्रांच होगा या इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस होगा। तो जब भी हम डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग करेंगे तो वो बुक किसका होगा, हेड ऑफिस का होगा। हेड ऑफिस करता है डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग। ओके जी, तो हम लोग सीखने जा रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग। पहला मेथड है कौन, डेटर मेथड, और इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। एक फ्रेश पेज लीजिएगा, फ्रेश पेज लीजिएगा। डिपेंडेंट ब्रांच है, डेटर मेथड है, इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस है दिल्ली, इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस दिल्ली। और बनता क्या है इसमें, अगर पटना ब्रांच की बात है, पटना ब्रांच अकाउंट। क्या बनता है इसमें बोल बाबू, जो भी ब्रांच है ब्रांच अकाउंट बनता है। तो डेटर मेथड में इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस क्या बनता है बोलो, ब्रांच अकाउंट। जैसे दिल्ली हेड ऑफिस है, इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस दिल्ली क्या बनेगा, पटना ब्रांच है तो पटना ब्रांच अपना अकाउंट के डिपेंड करता है, तो पटना ब्रांच अकाउंट। ओके जी, पटना ब्रांच अकाउंट खुलेगा मेन रूप से किसमें, डेटर मेथड। तो ये एक लौता ही लगभग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम जर्नल पे ना जाकर सीधे किस पे आते हैं बोलो, लेजर पे, जो कि सही है, जो कि सही डायरेक्शन देगा। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, अभी हम लोग 2 तरह के प्राइस की बात करेंगे। एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है इनवॉइस प्राइस। एक होता है क्या बोलो, कॉस्ट प्राइस, एक होता है क्या, इनवॉइस प्राइस। ध्यान से बातों को समझना, एक एक बात को समझना, तभी तुमको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। एक चीज छूटता है डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए फुल कंसंट्रेशन मांगता है, भटकाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप क्लासरूम में हैं, कोई दोस्त कोई यार नहीं, आप बस हैं, हम हैं, बस ये हमेशा यही सोचिए, है ना। कभी सोचिए बगल में दोस्त बैठा है, ही हा, वो देखो कैसे कर रहा है, वो देखो, तो उसमें तो गया। एक अच्छा बच्चा हमेशा क्लासरूम में ज्यादा कंसंट्रेट करता है। एक अच्छा बच्चा हमेशा क्लासरूम में उस समय जो पढ़ा है उसको तो पक्का सही सही जवाब देगा। देखते जो कमजोर स्टूडेंट होता है वो उस समय भी जवाब नहीं दे पाता। इसका रीजन वो देख तो रहा होता है, ध्यान उसका कहीं और होता है। हाँ,
तो दो तरह का प्राइस होता है, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है इनवॉइस प्राइस। मान लो हेड ऑफिस जो है दिल्ली वाला हेड ऑफिस, ये दिमाग में रखेंगे, हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। ब्रांच कहाँ है? पटना अपना अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा, उसका अकाउंट मेंटेन कौन कर रहा है बोलो? दिल्ली। ठीक है, मान लो क्या बेचोगे बताओ? हाँ जी, फिर बेचेगा। हाँ चलो, फ्रिज ही बेचते, बच्चा बोला है तो क्या बेचेगा बोलो? फ्रिज। ओके, तो हेड ऑफिस भेजेगा फ्रिज किसको? ब्रांच को, ब्रांच बेचेगा, यही ना सिस्टम होगा जी। दिल्ली भेजता होगा पटना को, पटना क्या होगा? बेचता होगा। ठीक है, मान लो हेड ऑफिस का अपना प्रोडक्शन वगैरह होगा, तो वो भेजा अपना पटना ब्रांच, पटना ब्रांच क्या किया? उसको बेचा। और भी ब्रांचेज होंगे, और भी ब्रांचेज बेचते होंगे। ठीक है जी, समझिए ध्यान से। फ्रिज का कॉस्ट प्राइस है 10,000। एक फ्रिज को बनाने में कॉस्ट कितना लगता है? या हेड ऑफिस खरीदता है तो 10,000 रुपया लगता है। कॉस्ट प्राइस कितना है बोलो? 10,000। और ब्रांच को बोलता है बेचना इसको 12,500 में। कितना में बेचना? ठीक है, कॉस्ट कितने का? 10,000 का, सब डेटा दिमाग में। और बेचने कितना में बोला है? 12,500। अब हेड ऑफिस जब माल भेजता है, हेड ऑफिस जब माल भेजता है, उसको रिकॉर्ड अगर कॉस्ट प्राइस पे करता है तो चीजें आसान होती हैं। अगर उसको इनवॉइस प्राइस पर करता है तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल है, तो मुश्किल नहीं को थोड़ा बदल जाता है। दो बात बोले हम, सामान भेजा जा रहा है हेड ऑफिस के द्वारा किस पर? सामान भेजा जा, सामान तो सामान ही है, भेजा, रिकॉर्ड कर रहा है कॉस्ट प्राइस। और सामान भेजा, रिकॉर्ड कर दिया किस पर? ब्रांच अकाउंट बनता ही किस पर है? कॉस्ट प्राइस। किस पर बनता है बोलो? ब्रांच अकाउंट बनता है कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन अगर हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस पर भेज दे तो पंगा थोड़ा होगा, क्योंकि बनता है कॉस्ट पर, भेज दिया है किस पर? तो भेज देने का मतलब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन तुमको दिया रहेगा, अगर वो कॉस्ट प्राइस पर दिया रहेगा तो पंगा थोड़ा कम है। बोलो हाँ या ना? क्वेश्चन में अगर चीजें, जानकारी जो दी है, स्टॉक का वैल्यू वगैरह सब दिया हुआ है, अगर ये इनवॉइस पर दिया है तो थोड़ा पंगा है ना? तो ठीक है, तो हम जो फॉर्मेट बनाएंगे उसमें हम ये बताएंगे कि भेजा किस पर है? इनवॉइस पर। तो सारा ओवरऑल डिस्कस हो जाएगा। तो सबसे पहले दिल्ली हेड ऑफिस है, पटना ब्रांच है, पटना ब्रांच कई साल से चलता आ रहा है। तो आज 1 अप्रैल 2023 है। 1 अप्रैल 2023 है। तो 1 अप्रैल 2023 में पटना ब्रांच के पास कुछ स्टॉक होगा, पटना ब्रांच का कुछ डेटर होगा, पटना ब्रांच के पास फर्नीचर होगा, पटना ब्रांच के पास कुछ पीटी कैश होगा, पीटी कैश खुदरा खर्च के लिए, चाय वाय के लिए। उसके बाद पटना ब्रांच का क्रेडिटर भी हो सकता है, पटना ब्रांच का कोई खर्च प्रीपेड भी हो सकता है, पटना ब्रांच का कोई खर्च बकाया भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है ओपनिंग डेट पर एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस हो सकता है। हम जितना बोले वो एसेट्स और लायबिलिटीज था, स्टॉक है, डेटर है, क्रेडिटर है, बिल रिसीवेबल है, पीटी कैश का बैलेंस है, कैश का बैलेंस है, फर्नीचर है, ये सब एसेट्स या बिल पे लायबिलिटी है। तो ओपनिंग डेट पर एसेट्स का बैलेंस होगा, लायबिलिटी का बैलेंस होगा। तो एसेट्स का बैलेंस को डेबिट साइड लिखेंगे। इस बात से दिमाग में रख सकते हैं, एसेट्स का नेचर डेबिट किधर लिखेंगे बोल रहा हूं? डेबिट साइड। जितना भी एसेट्स होगा ब्रांच के पास पहला दिन, क्या हो सकता है? स्टॉक। क्या हो सकता है बोलो? जिसको उधार बेचा होगा उससे पैसा लेना होगा, डेटर। क्या हो सकता है बोलो? फर्नीचर। क्या हो सकता है बोलो? फर्नीचर। क्या हो सकता है? पेटी कैश। क्या हो सकता है? पेटी कैश हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल हो और प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह हो। चलो लिख ही देते हैं, फॉर्मेट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है जी। ये सब जो है एसेट्स है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा बोलो बाबू? डेबिट साइड। और लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, उसका ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा? क्रेडिट साइड। तो फिर इधर भी बैलेंस बीडी लिखेंगे, इधर भी बैलेंस बीडी, इधर भी बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। क्रेडिटर है अगर, बिल्स पेएबल है अगर इधर, और कोई खर्च वर्च बकाया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है अगर, वो सब इधर क्रेडिट साइड डाल देंगे। ओके जी, आगे बढ़ेंगे।
तो अगर हेड ऑफिस माल भेजता है और उसको रिकॉर्ड करता है कॉस्ट प्राइस पर, तो पंगा नहीं है ना। अगर भेज देता है, रिकॉर्ड कर देता है किस पर, अगर ये स्टॉक ही तो कॉस्ट और इनवॉइस पर होगा ना। अगर ये स्टॉक कॉस्ट प्राइस पर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर है, आईपी माने क्या समझोगे, इनवॉइस प्राइस, लिख लेना साइड में कहीं। अगर ये स्टॉक आईपी पर है, इनवॉइस प्राइस पर है, तो हमको बनाना किस पर है बोलो, कॉस्ट पर है। ये किस पर, इसका मतलब है कि इसमें प्रॉफिट छुपा होगा। क्या छुपा होगा, इनवॉइस में तो क्या जुड़ा रहता है, प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट छुपा होगा। उस प्रॉफिट को कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो। तो मान लो एक ही फ्रिज है, मान लो स्टॉक में, तो वो लिखा है कितना से, 12,500 से, जबकि कॉस्ट 10,000 से है, बोलो जी, तो उसमें 2500 प्रॉफिट छुपा है, तो 2500 कैंसिल कर देंगे। तो इधर से कैंसिल करके इधर लिख देते हैं, फॉर्मेट है जैसा है वैसा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व। क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व। यह प्रॉफिट को लोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक रिजर्व। तो अगर कॉस्ट पे होता तो क्या ये स्टॉक रिजर्व लिखते, नहीं, 10,000 का 10,000 से ही है। लेकिन अगर वो इनवॉइस पर है तो उसका 2500 क्या किया यहाँ पे, कैंसिल। जितना प्रॉफिट छुपा है उतना कैंसिल कर। कोई तकलीफ, बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर चल। अब ब्रांच के पास जहां जहां से स्टॉक आएगा, जब जब स्टॉक आएगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, जब जब स्टॉक जाएगा ब्रांच से तो किधर लिखेंगे बोलो बाबू, क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो ब्रांच को स्टॉक कहां कहां से आएगा सर, ब्रांच को स्टॉक आएगा हेड ऑफिस से। हेड ऑफिस माल भेजेगा, ब्रांच बेचेगा। हो सकता है ब्रांच को इमरजेंसी पड़ जाए तो बगल में गया ब्रांच भी है, पटना ब्रांच को इमरजेंसी पड़ गया, 100 फ्रिज का जरूरत पड़ गया, अब हेड ऑफिस भेजेगा तो उसको लग जाएगा 3 दिन, लेकिन गया से तो आ सकता है 8 घंटे में। तो क्या किया, वो गया से मंगवा लिया, तो दूसरा ब्रांच भी भेज सकता है, बोलो हाँ या ना। कोई कस्टमर आ गया एक ऑर्डर लेके कि भैया हमको रेस्टोरेंट खोलना है और हमको बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलना है या पूरा इंडिया में रेस्टोरेंट खोलना है, हमको 50 फ्रिज चाहिए या ऐसा कुछ ऑर्डर लेके आ गया, और ना गया में है ना पटना में है, दिल्ली से आने में 3 दिन लग जाएगा। तो लगा कि यार ऑर्डर छूट ना जाए, कस्टमर कहीं दूसरी दुकान पे चला ना जाए, तो लोकल मार्केट से खुद खरीद के दे दिए, बोलो हाँ या ना। स्टॉक कितने जगह से आते दिखा आपको, बोलिए, 3 जगह से। पहला स्टॉक आते दिखा कहां से, हेड ऑफिस से। दूसरे जगह दूसरा दिखा आपको अदर ब्रांच से। तीसरा दिखा आपको लोकल मार्केट। कहां से, ठीक। अकाउंट जो होता है ना, अकाउंट को ना हमेशा लिमिट में बनाना चाहिए। किस में बनाना चाहिए बोलो, जैसे आप जब 11th में अकाउंट सीखते थे तो आप जब गुड्स खरीदते थे, गुड्स बेचते थे, तो चाहे उधार खरीदे या नगद खरीदे, आप परचेज यूज करते थे। ऐसा नहीं था कि जब कैश करते थे तो कैश परचेज लिखते थे, जब क्रेडिट होता था क्रेडिट परचेज लिखते। बिल्कुल, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हम हर एक आइटम के लिए, उसी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए अगर अलग अलग वर्ड यूज करेंगे तो अलग अलग लेजर बनाना पड़ेगा। ये चीज हम ज्यादा महसूस करवा देते हैं कंसाइनमेंट चैप्टर में, जो फाउंडेशन में पढ़ना है ना, और इंटर में भी पढ़ना है कंसाइनमेंट चैप्टर। जो कंसाइनमेंट हमसे नहीं पढ़े हैं वो वीडियो जरूर लीजिएगा हमसे, कंसाइनमेंट जरूर देखिएगा, मौका मिलेगा जब जब तब। क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझिएगा। जैसे कंसाइनमेंट सब लोग पढ़े हो, हाँ, कंसाइनमेंट चैप्टर में क्या करते हैं, माल भेजा, खर्च किया, कंसाइनी खर्च किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सबको एक अकाउंट से लिख देते हैं, उसका नाम है कंसाइनमेंट। बस इसलिए करते हैं कि अकाउंट का दायरा फालतू का बढ़े नहीं। आपको प्रॉफिट और लॉस ही ना जानना है तो एक इंची से कर लो, कंसाइनमेंट अकाउंट से कर लो। तो हर नॉमिनल के लिए क्या खोल देते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट वहां पे। ठीक है, ये चीज हम बताते हैं जब हम कंसाइनमेंट पढ़ा रहे होते हैं तब। यहां भी ये बात कुछ कुछ एप्लीकेबल होता है, चाहे गुड्स हेड ऑफिस से आवे, चाहे गुड्स ब्रांच से आवे, अल्टीमेट माल किसका, हेड ऑफिस। अरे हेड ऑफिस गया को भेजेगा तभी ना, गया हमको दिया जी, पटना को दिया, बोलो बच्चे।
तो हर जगह एक ही अकाउंट लिखेंगे, उसका नाम है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस से आया तो भी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, हेड ऑफिस, क्योंकि हेड ऑफिस का बुक है तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, क्योंकि हेड ऑफिस से लिख देंगे कि हेड ऑफिस खुद बना रहा है, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट या गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, ऐसा भी लिख देता है। गया से भी आया, इन्हें लिख देंगे गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच, ना 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 ना, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अलग अलग अकाउंट खोलेंगे, अलग अलग लेजर खोलना पड़ेगा, पागल हो जाओगे। अकाउंट को समेट के रखना है बाबू। अरे माल आया ना, सिंपल गुड्स सेंट टू, लेकिन लोकल मार्केट तो हेड ऑफिस से नहीं दिया है, हेड ऑफिस नहीं दिया, उसमें परचेज वर्ड यूज करें। बात समझ में आ रहा है? उसमें क्या वर्ड यूज करेंगे, समझ में आ रहा है बात? उसके बाद पटना ब्रांच, पटना ब्रांच भी तो हो सकता है कुछ माल खराब हो तो वापस कर दे किसको, हेड ऑफिस। पटना ब्रांच भी तो गया को इमरजेंसी पड़ेगा तो देगा, बोलो हाँ या ना। गया इमरजेंसी में दिया था ना, तो इमरजेंसी में हम भी तो गया को देंगे, बोलो हाँ या ना। तो अब पटना ब्रांच माल वापस कर रहा है हेड ऑफिस को, पटना ब्रांच माल दे रहा है अदर ब्रांच को, तो क्या यहाँ पे गुड्स सेंट, गुड्स या गुड्स रिटर्न टू अदर ब्रांच, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस या गुड्स सेंट टू अदर ब्रांच ऐसा लिखें? बोला बिल्कुल नहीं, यहां भी गुड्स सेंट टू ब्रांच ही लिखो। क्या लिखो? अरे जब गुड्स आया तो गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट लिखे, गुड्स सेंट टू ब्रांच क्रेडिट लिखे, जब गुड्स जा रहा है तो इंपैक्ट होना पड़ना है ना। अरे खर्च है तो कंसाइनमेंट डेबिट कर देते हो, इनकम है तो कंसाइनमेंट क्रेडिट करते हो, कंसाइनमेंट ही नहीं करते हो जी। वैसे ही गुड्स सेंट टू ब्रांच ही करेंगे, चाहे माल आए चाहे माल जाए। ओके जी, बात समझ में आ रहा है? तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट खोलेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, जानकारी क्लियर है? क्यों? अगर हम हर जगह पे अलग अलग लिख देते हैं अकाउंट, तो अकाउंट लिखना मजाक नहीं है। आप लिख देते कुछ अलग नाम तो क्या करना पड़ेगा, जरूरत पड़ने पर उसका लेजर बनाना पड़ेगा। फालतू का काम बढ़ाइए मत, आप स्मार्ट बनिए। तुम्हारे अंदर ये सवाल आना चाहिए था जब तुम कंसाइनमेंट पढ़ रहे होगे कि यार गुड्स खरीदा, गुड्स भेजा, तो लिखता ना सेल परचेज, काहे नहीं लिखा? क्या मन में आया था ये? अगर नहीं आया तो तुम अच्छे से नहीं पढ़े, बोलो। अगर नहीं आया तो तुम अच्छे से नहीं पढ़े, तुम फिर उस बात समझे नहीं जो समझाना चाहा वो चैप्टर। समझ रहे बात? वहां क्यों नहीं लिखे खर्च, वहां रेंट दे रहा था तो क्यों लिखे थे कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, अगर कंसाइनी दिया है तो क्यों लिखे थे कंसाइनमेंट डेबिट? रेंट लिखते, सैलरी लिखते तो क्या प्रॉफिट नहीं आता? तब भी आता। लेकिन भाई फालतू का लेजर बनाना पड़ेगा, रेंट का, सैलरी का लेजर। अरे एक आदमी 20 जगह कंसाइनमेंट बिजनेस करता है, वो पागल ही हो जाएगा हर जगह का परचेज सेल कर करके, रेंट सैलरी इलेक्ट्रिसिटी करके। इसलिए समेट के मात्र एक जगह ले आया, उसका नाम क्या रख दिया? समझ रहे हैं बात? ये वैसे ही बाबू अकाउंट देखो, अकाउंट ना बहुत ही बेहतरीन, हम एक दिन बता रहे थे तुम लोग को कि हम जब अकाउंट पढ़ना शुरू किए थे तो इससे बाह्य सब्जेक्ट हमको कोई लगा नहीं था, क्योंकि जो बता रहे थे वो सही डायरेक्शन नहीं। अब बच्चा 11th में जाता है, नॉर्मली टीचर बोल देता है कि हाँ जी ये एंट्री होगा, गोल्डन रूल पे सेट कर देता है, बच्चा लिख लेता है, बच्चा सोचता नहीं है। कॉमर्स का बच्चा सोचता नहीं है, ये दुखद है। आपको सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये सोचना ही चाहिए, हर सब्जेक्ट में सोचना चाहिए। हाँ कहीं कहीं होता है रटना ही एक ऑप्शन है, जहां हम बोल देंगे रटना ही एक ऑप्शन है, तो वहां पे लिमिट में रह जाना, लेकिन मैक्सिमम जगह तो 90% जगह तो समझा जा सकता है। तो अब आते हैं हम लोग वापस इस फॉर्मेट पे। तो गुड्स आएगा, गुड्स कहां से आएगा? हेड ऑफिस से। गुड्स कहां से आएगा? अदर ब्रांच से, गया से आया था, बोलो हाँ या ना। और गुड्स लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो 3 स्थिति दिख रहा है क्या, गुड्स आते हुए। अच्छा चौथा स्थिति भी है गुड्स आते हुए, एक और चौथा भी है। चौथा कौन है? जब तुम उधार बेचे और कस्टमर वापस कर दिया। पटना ब्रांच उधार बेचा, कस्टमर वापस कर दिया, तो भी तो गुड्स आ रहा है, बोलो जी। समझना ध्यान से। लेकिन वो हेड ऑफिस के थ्रू नहीं आ रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है? ब्रांच के ही थ्रू हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो गुड्स रियलिटी देखो तो गुड्स कितना जगह से आ सकता है, 4 जगह से, लेकिन यहाँ जोत कितने का है? 3, क्योंकि जो चौथा गुड्स वापस आ रहा है उसका जोत कहीं और होगा, हम बताएंगे आपको। तो ठीक है, तो गुड्स आया, गुड्स हेड ऑफिस भेजा, तो क्या लिखेंगे? जब जब गुड्स आएगा डेबिट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंट टू, क्या हर जगह क्या लिखेंगे? गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट लिखेंगे। सेंट बाय, ब्रैकेट में याद रखने के लिए, सेंट बाय हेड ऑफिस। ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये बस फॉर्मेट में हम लिख दे रहे कि आपको याद रहे, गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस। ओके जी।
अब हेड ऑफिस अगर भेजा कॉस्ट प्राइस पर, कोई पंगा नहीं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे बनाना है, कॉस्ट प्राइस पे भेजा है। अरे बोलो जी, अगर हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर दिया किस पर, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया लिख दिया किस पर, हो गया ना पंगा। मतलब इसमें क्या जुड़ा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, लोडिंग। इसका लोडिंग कैंसिल करना पड़ेगा, इसका लोडिंग कैंसिल करेंगे, इसी के नाम से इस साइड कर देंगे। अलग अकाउंट नहीं खोलेंगे बाबू, बार बार गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, लोडिंग है इसमें छुपा हुआ, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस, ये ब्रैकेट में याद है। अगर कॉस्ट पे होता तो ये काम होता नहीं, प्रॉफिट पर है, इनवॉइस पर है, तो इसमें प्रॉफिट छुपा है, प्रॉफिट को कैंसिल करेंगे। क्यों कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये बनता किस पर है, कॉस्ट। क्लियर है जी। अब तो अब एक दूसरा बात फिर देखते हैं क्या, कि ब्रांच माल भेजा हेड ऑफिस, उसमें कुछ माल खराब था, कुछ फ्रीज खराब था, ब्रांच क्या कर दिया, हेड ऑफिस को वापस कर दिया। वापस कर दिया, ब्रांच से गुड्स जा रहा है, आएगा डेबिट, जाएगा तो ब्रांच वापस कर दिया। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ना ना ना, गुड्स सेंड टू ब्रांच। प्रखर जी ये बात समझ में आ रहा है आपको, पक्का, वाह बहुत अच्छा। ब्रैकेट में याद रखने के लिए, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, एचओ माने हेड ऑफिस, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट ही लिखेंगे, क्योंकि अकाउंट को लिमिट में रखना है। अलग अलग नाम लिख देंगे, अलग अलग लेजर खोलने का पंगा आपको आ सकता है, इसलिए अकाउंट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अब कोई बच्चा इतना सीरियसली लेता है, जब तुम अपने अकाउंट बुक में कैश डेबिट लिख रहे हो तो इसका मतलब कैश आया है भाई। उतना सीरियसली कोई लेता है कि अच्छा कैश डेबिट कर दिया, बच्चा धुन में कर दिया एंट्री, कुछ भी कभी डेबिट कर दिया, कभी क्रेडिट कर दिया। भाई डेबिट क्रेडिट का मतलब है, तुम जब कैश डेबिट करो इसका मतलब उतना बिजनेस में पैसा आया है, तब तुम जब कैश क्रेडिट करो उतना बिजनेस से पैसा गया है। इतना ऐसे सोचना चाहिए बाबू। अगर आप फील नहीं करोगे सब्जेक्ट को, तो कभी सब्जेक्ट आपका नहीं होगा, तो फील करना जरूरी है। हाँ जी, क्लियर है ये बात। गुड्स रिटर्न किए, क्या किए, तो अगर सब कुछ हेड ऑफिस वापस रिकॉर्ड कर रहा है कॉस्ट पर, कोई पंगा नहीं। अगर रिकॉर्ड कर रहा है किस पर, इनवॉइस पर, इसमें भी प्रॉफिट छुपा होगा, इसका भी लोडिंग इस साइड कैंसिल हो, इधर का लोडिंग इधर कैंसिल, इधर का लोडिंग इधर कैंसिल। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट ही लिखेंगे, लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। जी ऑनलाइन में रिप्लाई कीजिए, बात समझ में आ रही है, रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई करें सब लोग तेजी से। चलिए जी, अब तो हम क्या बोले कि गुड्स आया हेड ऑफिस से, रिटर्न हो गया, कुछ गुड्स रिटर्न हो गया, फिर अदर ब्रांच से आया, गया ब्रांच दिया पटना ब्रांच को जी, ठीक है। गुड्स आया तो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड, क्या अलग लिख देंगे, गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच, नहीं क्या लिखेंगे, गुड्स सेंड टू, किताब में हो सकता है गुड्स सप्लाई वर्ड यूज कर दे, इससे कोई दिक्कत नहीं, गुड्स सप्लाई लिख देंगे, गुड्स सेंड टू, क्या लिख देंगे ब्रैकेट में याद रखने के लिए, रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच, रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच, अमाउंट सब जगह डालते जो इस तरह है। गुड्स आया, तो अगर हेड ऑफिस सब कुछ कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर रहा है तो इसको भी कॉस्ट पे, क्या कोई पंगा नहीं है। लेकिन ये भी अगर इनवॉइस पर है तो क्या है, पंगा। पंगा तो क्या करेंगे, इसका लोडिंग कैंसिल करेंगे, तो अपोजिट में गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग ऑन रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच, लोडिंग ऑन रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच। ठीक है जी।
तुम भी तो गया को जब जरूरत हो या किसी और ब्रांच को जरूरत हो, उसके कहने पे अगर तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा है तो दोगे उसको। स्टॉक जा रहा है बोलो किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। स्टॉक आएगा डेबिट, जाएगा क्रेडिट। तो गुड्स दे रहे हो तुम गया ब्रांच को या किसी और ब्रांच को, गुड्स सेंट टू ब्रांच ही लिखना, सेंट टू अदर ब्रांच, सेंट टू, और फिर उसका लोडिंग अगर कॉस्ट पे तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका लोडिंग क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। फिर इस साइड लिखेंगे लोडिंग ऑन सेंट टू अदर ब्रांच। यहां तक क्लियर है बोलो। जी आगे बढ़ा जाए। अब गुड्स कहां से आएगा, लोकल मार्केट से। कहां से आएगा, मान लो कोई कस्टमर आया बोला सुनो हम पूरे बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट में क्या खोलने वाले हैं, रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं, तो हमको जो है 50 फ्रिज चाहिए, ऐसा कुछ बोल के ऑर्डर दिया। अब सोचेगा बस सर जिला तो इतने हैं तो फ्रिज उतने ना ऑर्डर करे, अब एक जिला में 2 गो खरीदे खोल लेगा, ऐसा चाहिए। बहुत बच्चा बहुत सोचने लगता है, सर को लगता है मालूम नहीं कितना जिला, इससे कितना जिला है, 38 जिला है ना, 39 नहीं हुआ अभी तक। तो 38 जिला है, इसे बाढ़ को अलग करने का है ना, पटना से बाढ़ क्या हो जाए, लक्ष्मी पटना जिला बहुत बड़ा हो जाता है। चलो हटा। तो हर जिला में क्या कर रहा है बोलो, अपना ब्रांच खोल रहा है। एक आदमी आया है तुम्हारे दुकान पे, बोला देखो टोटल कुल मिला के ना 50 ब्रांच खोलने वाले हैं, तो 50 फ्रिज चाहिए, तुम्हारे पास नहीं था, तुम किसी ऑर्डर ऑलरेडी ले चुके थे, कहे यार ये 50 फ्रिज का कस्टमर है और रेस्टोरेंट का चेन खोलने वाला है, इसको तो और भविष्य में भी जरूरत पड़ेगा, किसी और दुकान भेज दोगे क्या। एक होशियार दुकानदार कभी भी अपने कस्टमर को ये नहीं बोलता है कि नहीं है जाइए दूसरे दुकान, वो क्या कहता है आप बैठिए हम आपको ला के देते हैं, उपाय करते हैं, है ना, उसको भनक नहीं लगने देता है। तो क्या होता है कि तुम जाते हो पड़ोसी के दुकान पे, उससे बात करते हो, है ना, तो तुम भी तो अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ के ही ना उसको बेचोगे। तो जनरली लोकल मार्केट जो हम लोग खरीदते हैं उसमें कुछ अपना जोड़ के बेचेंगे, तो जनरली लोकल मार्केट में जो हम खरीदे हैं क्या उसमें प्रॉफिट छुपा होगा, नहीं, जोड़ के बेचेंगे। इसलिए परचेज जो करते हैं लोकल मार्केट से उसका लोडिंग कैंसिल नहीं होता है, उसको माना जाता है वो किस पर होगा, कॉस्ट पर ही होगा। बात समझ में आता है जी। तो गुड्स तो आया है, परचेजेस लिखेंगे क्योंकि हेड ऑफिस से जब आता था जाता था तो गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखते थे, यहाँ हेड ऑफिस से थोड़ी आया, इसलिए क्या वर्ड यूज होगा, परचेज की परचेज। फिर क्या, लोकल मार्केट, परचेज फ्रॉम लोकल मार्केट, इसका लोडिंग कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये कॉस्ट पर ही होगा, ऐसा माना जाएगा। अब आगे बढ़ा जाए। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस पैसा भेजेगा ब्रांच को, काहे पैसा भेजेगा सर, ब्रांच का रेंट है, ब्रांच का स्टाफ का सैलरी है, ब्रांच में रोज दिन चाय समोसा नाश्ता हो रहा है, बोलो जी, तो सिक्योरिटी कैश है, ये सब के लिए खर्च कौन करेगा बोलो, हेड ऑफिस करेगा खर्च। तो ब्रांच का खर्च सब कौन करेगा, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस कर रहा है एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस कर रहा है, कैश लिखो या बैंक लिखो, ब्रैकेट में क्या लिख दो, एक्सपेंसेस। किस चीज के लिए एक्सपेंसेस, तोड़ तोड़ के लिख दो, रेंट के लिए जितना पैसा भेजा, सैलरी के लिए जितना पैसा भेजा, पीटी कैश के लिए जितना पैसा भेजा, ये सब जो एक्सपेंसेस के लिए है वो सब यहां लिख देना। ठीक है जी। जो कैश सेंड किया है हेड ऑफिस किसके लिए, खर्च के लिए ब्रांच को भेजा है।
अब ब्रांच भी तो पैसा भेजेगा ना हेड ऑफिस को। अरे पटना ब्रांच इतने सारे कस्टमर को फ्रीज बेच रहा है, स्टॉक बेच रहा है, कैश सेल कर रहा है, क्रेडिट सेल कर रहा है, ये सब पैसा किसको भेजेगा? दिल्ली को भेजेगा। तो दिल्ली ब्रांच का हो सकता है खाता हो, वहां खाता में जाके पैसा जमा कर देता होगा। यही होता है जनरली। बोलो जी। तो अब क्या होगा? तो अब ब्रांच से पैसा जा रहा है, क्या लिखेंगे? बाय कैश या बैंक रिमिटेंसेस। भेजना को क्या बोलते हैं? कई बार जाओगे ना, अगर आप पैसा बैंक में किसी को भेजने के लिए, तो वो फॉर्म में लिखा रहता है रिमिटेंसेस, माने भेजना, भेज रहे हैं पैसा। ब्रांच भेज रहा है पैसा। किस चीज का पैसा भेज रहा है? कैश सेल्स का पैसा भेज रहा है। ब्रांच किस चीज का पैसा भेज रहा है? जो उधार बेचा था पटना ब्रांच और कस्टमर आके पैसा दिया है उसको, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, वो भी तो पैसा किसको भेज देगा? हेड ऑफिस। क्लियर है जी? बोलिए। तो ब्रांच को कैश भेज रहा है, सॉरी, हेड ऑफिस को कैश भेज रहा है कौन? ब्रांच। जब हेड ऑफिस भेजा कैश खर्च के लिए डेबिट, जब भेज रहा है ब्रांच, ब्रांच से जा रहा है तो क्या? क्रेडिट। अच्छा, हम इस पे एंट्री में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा बाद में जब सब इस पे क्वेश्चन एक दो कर लेंगे तब इस पर एंट्री समझाएंगे। अभी एंट्री समझाएंगे तो तुम थोड़ा सा तुम दिक्कत में जा सकते हो। कुछ बच्चा तो बिल्कुल हैंडल कर लेगा, लेकिन कुछ बच्चे को दिक्कत नहीं। इसलिए ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें हम डायरेक्ट लेजर से ही कोशिश करते हैं कि बच्चा समझे। उसके बाद एंट्री तो और भी है, बट एक आध छोड़ते हैं, जो क्वेश्चन में आएगा तो समझाएंगे, क्योंकि यहाँ बताना फिर वो ज्यादा हैवी हो जाएगा। अब क्या करो जी? बाय बैलेंस सीडी। तो एसेट्स का ओपनिंग लिखे थे डेबिट में, उसका क्लोजिंग कहाँ चला जाएगा बोलो? क्रेडिट में। स्टॉक है, डेटर है, एसेट्स बिल्स रिसीवेबल है, जो पीटी कैश में बच गया होगा, फर्नीचर है, अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, ये सब चलाएगा बोलो कहां पे? एसेट्स के क्लोजिंग में। ठीक है जी। और लायबिलिटी का ओपनिंग उस साइड है, तो लायबिलिटी का क्लोजिंग इस साइड आ जाएगा। बोलो, लायबिलिटी में कौन कौन आएगा? एक लाइन छोड़ के यहां लिखना, एक लाइन छोड़ के दो तीन लाइन छोड़ के तब लिखना। टू बैलेंस सीडी, किसका बैलेंस सीडी बोलो? क्रेडिटर का। किसका बैलेंस सीडी? अगर बिल पेएबल है तो, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है तो। लिख देंगे जी, बोलिए। अब फिर ये स्टॉक, ये स्टॉक किस पर है? कॉस्ट पर है, तो कोई दिक्कत। अगर ये स्टॉक आईपी पर है, इनवॉइस प्राइस है, तो फिर इसका लोडिंग इधर कैंसिल होगा, बोलो जी। और स्टॉक का लोडिंग कैंसिल होता है, उसको लिखते हैं स्टॉक रिजर्व। कैसे लिखते हैं बोलो? लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग वाला में भी इधर लिखे थे स्टॉक रिजर्व, ध्यान दो। लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, पहले लिखना बंद करो, इधर ध्यान दो। इधर जोड़ा, इधर जोड़ा, इधर जोड़ा, मान लो आया 20 लाख, कितना आया? इधर जोड़ा, मान लो आया 16 लाख, 20 लाख लिखेंगे। बैलेंस कितना गिरा? 4 लाख। इधर गिरा प्रॉफिट, उधर गिरेगा क्या होगा? लॉस। एंट्री क्या हुआ? प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें एक दो चीज हम छोड़े हैं जो हम क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करेंगे। कहा इंट्रोड्यूस करेंगे बोलो? क्वेश्चन।
जी। इधर गिरता तो क्या होता बोलो? लॉस। लॉस ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड। इस फॉर्मेट में हम दो चीज अभी छोड़े हैं, जैसे स्टॉक इन ट्रांजिट, अगर गुड्स भेजा है लेकिन रास्ते में है, उसको क्वेश्चन में आके चाहे डिस्कस करेंगे। दूसरा हम एक चीज छोड़े हैं, जब कस्टमर ब्रांच का कस्टमर, पटना ब्रांच का कस्टमर वापस डायरेक्ट दिल्ली हेड ऑफिस को कर दिया, ब्रांच का कस्टमर वापस किसको कर दिया, तो ये हम आपको बताएंगे अलग से। ये अब यहाँ बताएंगे, थोड़ा उलझन वाला बात हो जाएगा, पहले इसको सुलझा लेते हैं अच्छे से, फिर थोड़ा थोड़ा जो इधर उधर वाला बात है उसको ले लेंगे, है ना, स्टेप दर स्टेप। ये है आपका क्या बोलो बाबू, फॉर्मेट है, जिसमें हम लोग, किसका फॉर्मेट है ये फॉर्मेट है इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, ब्रांच अकाउंट का। मेथड है डेटर मेथड। डेटर क्या है, मेथड क्या है बोलो? अच्छा सर, इसमें एक ही चीज बनाना होता है? हाँ, रियलिटी देखो तो एक ही चीज बनाना है, क्या? ब्रांच अकाउंट। लेकिन बनाना पड़ सकता है क्या? ब्रांच डेटर अकाउंट। क्या बनाना पड़ सकता है? बनाना पड़ सकता है पीटी कैश अकाउंट। क्या बनाना पड़ सकता है बोलो? हो सकता है क्वेश्चन में पीटी कैश का ओपनिंग दे दे, है ना, और पीटी कैश कितना भेजा है ये दे दे, और कितना ब्रांच खर्च किया ये दे दे, तो आपको क्लोजिंग निकालने के लिए पीटी कैश का लेजर बनाना पड़ सकता है। हो सकता है क्वेश्चन में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ना दे, क्या क्रेडिट सेल दे दे, ओपनिंग डेटर दे दे, क्लोजिंग डेटर दे दे, बैड डेट सब दे दे, है ना, लेकिन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं दे, क्योंकि हमको तो भेजना पैसा क्या है, जो रिसीव किए हैं डेटर से वही ना पैसा भेजेंगे हेड ऑफिस को। ये निकालने के लिए आपको ब्रांच डेटर का लेजर बनाना पड़ सकता है। इसमें, इस मेथड में भी, आगे आने वाले मेथड में भी बनता है। तो ब्रांच डेटर का बनाना पड़ सकता है, पीटी कैश का बना सकता है क्या? यही दोनों नहीं सर, और भी बनाना पड़ सकता है, गुड सेंड टू ब्रांच का भी लेजर बनाना पड़ सकता है कई बार। लेकिन जब एक ये चीज आ जाएगा तो आप आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। तो चलो ब्रांच डेटर का भी लेजर देख ही लेते हैं। किसका लेजर? तो डेटर का लेजर किनको किनको आता है, और आना तो चाहिए सबको बाबू, समझदारी होना चाहिए, आने का मतलब है कि उसमें समझदारी। डेटर 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 एसेट्स, एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, बोलो जी। इसलिए किसी भी एसेट्स का लेजर खोलेंगे, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होता है। किसी भी एसेट्स, चाहे वो डेटर हो, चाहे वो कैश, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे इन्वेस्टमेंट, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग, किसी भी एसेट्स का लेजर खोलेंगे, ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा? नॉर्मल बैंक में। ओवरड्राफ्ट होने पे क्रेडिट साइड जा सकता है, डेटर में भी अगर आप डेटर से एडवांस लिए हैं तो क्रेडिट साइड जा सकता है, लेकिन नॉर्मली कोई पूछेगा तो एसेट्स है तो किस साइड? डेटर कब बढ़ता है? अच्छा, एसेट्स का नेचर क्या होता है बोलो? एसेट्स का नेचर डेबिट, बढ़ेगा तो, घटेगा तो। डेटर कब बढ़ता है? जब आप उधार बेचते हो। मान लो मैं ऐसा दुकानदार है उधार बेचते ही नहीं है, मेरा कोई डेटर होगा? हम जितना ज्यादा उधार बेचेंगे मेरा उतना डेटर बढ़ेगा। उधार बेचने से डेटर बढ़ता है, सेल करने से डेटर बढ़ता है, सेल करने से डेटर बढ़ता है, एसेट्स बढ़ेगा तो बोलो किस साइड? अरे लेजर में डेबिट होता है ना जी, क्रेडिट सेल्स। क्लियर है जी? कोई टेंशन? डेटर घटेगा, डेटर कब घटेगा भाई? डेटर क्या दे दिया? पैसा दे दिया। अगर ये दे दिया, डेटर कब घटेगा? जब डेटर डूब गया, बैड डेट्स हो गया, इंसॉल्वेंट वगैरह हो गया, पैसा नहीं आएगा। डेटर कब घट गया जी? जैसे हम माल बेचे, इसको 1 लाख का ही मेरी डेटर बन गई 1 लाख से, बोलो जी 20,000 का माल खराब था, वापस कर दी, मेरी डेटर रह गई कितना से जी? 80 से। तो माल वापस की, सेल की, रिटर्न की, सेल्स रिटर्न हुआ, तो डेटर 1 लाख से 80,000 हो गया, डेटर घट गया, डेटर एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट। समझ में आता है जी? इतना अकाउंट आना चाहिए बच्चों। उसके बाद फिर ये मेरा डेटर था, मेरे से 50,000 का माल खरीदा, मेरे पास आ गया, बोला क्या कि भैया 50 नहीं दे पाएंगे, प्लीज प्लीज 45 पे सेटल कर लो, सेटल कर लो, सेटल कर लो। हम बोले चलो ओके। हम जहां ओके बोले, मेरा डेटर 50 से था, अब कितना से रह गया? 45 से, क्योंकि हम क्या दे दिए? डिस्काउंट। डिस्काउंट देने से डेटर घट गया, डेटर एसेट्स घटेगा तो अकाउंट है इतना प्यारा। देखो, एलिजिबल वगैरह का चर्चा नहीं करते हैं। इधर बैलेंस गिरा तो बैलेंस सीडी होगा,
कई बार सीडीबीडी दे देता है तो यहाँ बैलेंस करेगा तो कैश बैंक आ जाएगा। तो अपना लेजर का आइडिया होना चाहिए जी। क्लियर है? कहीं कोई डाउट, कहीं कोई परेशानी? तो आज बस फॉर्मेट ही रह गया। कल कल अकाउंट्स रखेंगे, अभी रूटीन हम अगला हफ्ता से थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेंगे। कल अकाउंट्स रहेगा, 10 बजे से रहेगा अकाउंट्स। ब्रांच में एक क्वेश्चन लेंगे, हम अपने तरफ से क्वेश्चन देंगे जिसमें सारा इंफॉर्मेशन भर भर के दे देंगे और वहां से इसको यूज का जो सीखे हैं आज उसका यूज करते हुए पूरा एक बेहतर क्वेश्चन बनाएंगे ब्रांच के अंदर। ओके जी। और कल क्लास जो होगा, आज तो टैक्स भी अभी होगा, और कल जो क्लास होगा वो शुरू होगा कितना बजे से? 9 मतलब 9 बजे आ जाना है। 9:05 9:10 में शुरू करेंगे हम, जिसका नाम है मतलब कॉस्ट का पेपर शुरू कर देंगे। और शुरू करेंगे बाबू कॉस्ट रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट। क्या शुरू करेंगे? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप फाउंडेशन में कॉस्ट शीट पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत थोड़ा हो सकता है, बाकी कोशिश करेंगे नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा तो हो सकता है। ठीक है, तो कॉस्ट रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, शुरू करेंगे कॉस्ट में कल। जो दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं वो अभी रिलैक्स मोड में ही चले जाते, कहने का मतलब कि जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लें, है ना। उनका भी बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक थोड़ा अकाउंट में तो हो जाएगा, हो सकता है कॉस्ट में उतना सिस्टमेटिक नहीं हो, अभी एक आध महीना लग जाए या 10 दिन लग जाए, लेकिन जो चैप्टर होगा गारंटी है कि समझ में आए। ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप अगर ईमानदारी से क्लास रेगुलर कीजिएगा, यहाँ का पढ़ाया शब्द शब्द आपको समझ में आएगा, इस बात का हम गारंटी देते हैं। बट उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। आप क्लासरूम में जब बैठे हैं सीरियस होना चाहिए। आप कमजोर स्टूडेंट अपने आप को मानते हैं, आप हैं, तो आप घर पे दोबारा वीडियो देखें, आप में जबरदस्त तरक्की होगा बाबू। इस क्लासरूम में बैठ के आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं। 1 महीना में आपको लगेगा कि हम मेरे में कितना चेंजेस आए। 1 महीना में आपको अर्थ क्या कहते हैं उसको, नीचे फर्श से अर्थ पर ले जाया जा सकेगा। ठीक है ना? ठीक है, ये धुन भी बता रहा है। ठीक है, तुमको तो मजा आ जाएगा छपरा वाला, समझ में आ रहा होगा ना? हमको नहीं आता है समझ में। लिंक भेजते हैं, टैक्स करेंगे, 2 मिनट रुकेंगे, 2-3 मिनट रुक के भेजेंगे, 2-3 मिनट रुक के भेजेंगे।